नमस्कार। नेपाल में हाल ही में जो हुआ वो कुछ और ही था। वहां के युवाओं ने, जेनजी ने सड़कों पर उतरकर एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया। तो आज हम इसी कहानी को समझेंगे, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसे देखने के लिए हम एक खास चश्मे का इस्तेमाल करेंगे, प्राउड दर्शन का, जो हमें सामाजिक बदलाव का एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से। वो कौन सा मोड़ आता है जब एक सरकार अपनी ही जनता की नजर में अपनी लेजिटिमेसी यानी शासन करने का हक खो देती है। और इस सवाल का जवाब बहुत ही दर्दनाक है। इसकी शुरुआत होती है एक कीमत से जो चुकाई गई, और वो कीमत थी 20 लोगों की जान। और ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। 250 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, और इसी के साथ ये साफ हो गया था कि मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सरकार के दमन की, फिर देखेंगे कि जेन जी ने इसका जवाब कैसे दिया। इसके बाद प्राउड का विजन क्या है, इस पर नजर डालेंगे, और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि ये जो हुआ ये सिर्फ एक सतही बदलाव था या एक असली क्रांति की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दमन का स्वरूप। आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया कि हालात इतने बिगड़ गए? कहानी में जो सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ आया वो था सरकार का एक फैसला, देखते ही गोली मारने का आदेश। सोचिए जरा, अपनी ही जनता के खिलाफ। इस एक फैसले ने जैसे पूरे देश में आग लगा दी और ये साफ कर दिया कि सत्ता को बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। और यहीं पर प्राउड का नजरिया बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कहते हैं कि जब कोई सरकार लोगों की भलाई छोड़कर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जुल्म करने लगे तो वो जनता की नजरों में अपना हक, अपनी वैधता खो देती है। वो जो भरोसे का रिश्ता है वो टूट जाता है। अब देखिए, सरकार की स्ट्रैटेजी भी बड़ी साफ थी। ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी। सरकार ने 2 मोर्चों पर हमला किया। एक शारीरिक दमन यानी हिंसा का रास्ता, और दूसरा मानसिक दमन यानी लोगों की सोच पर ताला लगाने की कोशिश। और ये मानसिक दमन कैसे किया गया? फेसबुक, यूट्यूब ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया। प्राउड के हिसाब से ये सिर्फ एक बैन नहीं था, ये एक तरह से मानसिक गुलामी थोपने की कोशिश थी। क्योंकि प्राउड मानता है कि जानकारी और सूचना किसी एक की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक संपत्ति है, और उस पर रोक लगाना मतलब आज़ादी पर हमला। लेकिन सवाल ये है कि क्या विचारों को सच में रोका जा सकता है? प्राउड कहता है बिल्कुल नहीं। वो एक कमाल की एनालॉजी देते हैं, जैसे पानी को आप कितना भी रोकने की कोशिश करें वो अपना रास्ता बना ही लेता है, ठीक वैसे ही लोगों की चेतना, उनकी सोच हर दीवार को तोड़कर बाहर आ ही जाती है। मतलब ये सारी कोशिशें बेकार थीं। और यहीं से कहानी एक नया जबरदस्त मोड़ लेती है। सरकार के एक्शन का रिएक्शन आता है नेपाल की युवा पीढ़ी की तरफ से। चलिए देखते हैं कि जेन जी की इस स्ट्रीट रेवोल्यूशन में क्या हुआ। सरकार के इस दमन का जवाब देने के लिए एक ऐसी ताकत सड़कों पर उतरी जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। 18 से 30 साल के नौजवान जेन जी, और देखते ही देखते पूरे देश की सड़कों पर सिर्फ वही नजर आ रहे थे। अब प्राउड के नजरिए से देखें तो ये जो हो रहा था ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक साधारण प्रोटेस्ट नहीं था। इसे नाम दिया गया नव चेतना का ज्वार, अ टाइड ऑफ न्यू कॉन्शियसनेस। मतलब ये एक गहरी खोज थी असली न्याय और आज़ादी के लिए। लेकिन सिर्फ जोश और जुनून से क्रांति नहीं होती, इस एनर्जी को एक सही दिशा देना जरूरी है। और यहीं प्राउड 2 बहुत बड़े आइडिया देता है। पहला, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब जो लोकल रिसोर्स हैं उन पर हक भी लोकल लोगों का हो। और दूसरा, न्यू ह्यूमनिज्म, यानी एक ऐसा समाज बनाना जो जाति, धर्म और सरहदों से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत की बात करे। तो अब सवाल ये उठता है कि जेन जी की ये जो जबरदस्त एनर्जी है, क्या ये सिर्फ एक गुब्बारा है जो थोड़ी देर में फूट जाएगा, या फिर ये एक ऐसी क्रांति की शुरुआत है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगी? तो इस एनर्जी को एक परमानेंट बदलाव में कैसे बदला जाए, इसका जवाब हमें मिलता है प्राउड के विजन में। चलिए देखते हैं कि वो क्या रास्ता दिखाते हैं। प्राउड के मुताबिक एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट को परमानेंट रेवोल्यूशन बनाने का एक पूरा प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले एक चिंगारी लगती है जो है युवा आंदोलन। लेकिन इस चिंगारी को आग बनाने के लिए चाहिए एक नैतिक लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जो सिर्फ विरोध ना करे
बल्कि एक वैकल्पिक सिस्टम, एक बेहतर समाज का ब्लूप्रिंट भी दे। और जब ये सब जुड़ता है, तब होती है असली स्थायी क्रांति। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। क्या ये सिर्फ एक सतही बदलाव है या एक असली क्रांति? क्योंकि आज नेपाल एक बहुत बड़े दोराहे पर खड़ा है और इस आंदोलन का असर भी दिखने लगा। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। ये इस आंदोलन की पहली बड़ी जीत थी। ये एक साफ संकेत था कि लोगों का दबाव काम कर रहा है और सरकार के अंदर भी अब दरारें पड़ रही हैं। लेकिन क्या एक मंत्री का इस्तीफा काफी है? क्या यही असली जीत है? प्राउड यहाँ एक बहुत तीखा और जरूरी सवाल पूछता है। क्या सिर्फ एक चेहरा बदल देने से सिस्टम बदल जाता है? तो फिर असली बदलाव आएगा कैसे? प्राउड का सार यही है कि लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया की आज़ादी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लड़ाई होनी चाहिए असली मुद्दों की, लोकल रिसोर्सेज पर कंट्रोल की, अच्छी शिक्षा और हेल्थ केयर की गारंटी की। बार बार दमन और विरोध के इस साइकिल में फंसने के बजाय एक नैतिक लीडरशिप को अपनाना होगा, क्योंकि असली क्रांति चेहरे बदलने से नहीं, पूरी की पूरी व्यवस्था बदलने से आती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती है, एक उम्मीद, एक संभावना। सोचिए, अगर नेपाल के इस आंदोलन को वो नैतिक नेतृत्व मिल गया, तो ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं रहेगी, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक नए दौर की क्रांति का बीज बन सकती है। एक ऐसी क्रांति जिसकी शायद आज हम सबको जरूरत है।